नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। कबीर जी कह गए हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन यहां तो ज्ञान की बात कौन करे, जाति को लेकर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। संसद में जहां जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहां नेताओं को जाति पूछने से फुर्सत नहीं है। जाति पूछने से इन्हें फुर्सत मिले तब ये जाकर जनता के मुद्दों पर बात करें। राहुल गांधी के जाति जनगणना की बात बार बार करने पर बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि जाति का पता नहीं, गणना की बात करते हैं। अब इस बात को राहुल गांधी ने दिल पर ले लिया है, लेकिन उन्हें इस बात की माफी नहीं चाहिए। उन्हें कुछ चाहिए तो वो है जातीय जनगणना। वहीं राहुल गांधी के बचाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई जाति किसी की कैसे पूछ सकता है। यह तो हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ तो आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, वहीं जब कोई जाति पूछता है तो आप ही बुरे मान जाते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार को मायावती ने नौटंकीबाजी करार दिया और कहा कि आरक्षण को लेकर इन पार्टियों का इतिहास घोर ओबीसी विरोधी रहा है, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। वहीं अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य का भी जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। राहुल की जाति पर जब अखिलेश यादव उखड़े तो केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा में जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े हैं, उससे वो नेता कम और गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे हैं। अब ये पता नहीं कि ये जाति की लड़ाई कहां जाकर थमेगी, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन नेताओं को जनता ने अपने मुद्दे उठाने के लिए चुना, वो नेता उनके मुद्दों को छोड़ जाति पर बहस कर रहे हैं। जातीय जनगणना होगी नहीं होगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये जाति के मुद्दे पर लड़ना कितना ठीक है, ये भी समझते पर है। आखिर कब वो समय आएगा जब नेता मुद्दों पर बहस करेंगे, सबको इसी का ही इंतजार है। फिलहाल हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जाति जनगणना कितनी जरूरी है और जब जाति पूछी जा रही है तो इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा का सिलसिला शुरू करेंगे। वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? तो सुना और देखा आपने, ये है सदन की कार्यवाही, जहां आम जनता के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन जनता के मुद्दों को किनारा कर सिर्फ जाति धर्म के नाम पर जमकर सियासत की जा रही है और सियासतदान जाति धर्म को लेकर सियासत की रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। आम जनता बड़ी उम्मीदों के साथ चुनकर संसद तक पहुंचाती है, लेकिन वही संसद सदन में हंसी ठहाकों और बेवजह के मुद्दों पर जमकर हंगामा करते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, जाति धर्म को लेकर भी खूब शोर शराबा करके सदन की कार्यवाही को प्रभावित करने का काम करते हैं। ऐसा ही कुछ सदन में इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर सड़क से सदन तक घेरने में जुट गया है, जिसको लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किया जा रहा है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये को सदन में खंडन करने की बात कही, साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को कमजोर करने का काम किया है। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना
संसद में अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है और उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। ठाकुर ने फिर कहा, आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। जहां एक और देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। केरल की तबाही ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं दिल्ली में स्टूडेंट्स की मौत पर हाईकोर्ट तक ने फटकार लगा दी है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच सदन में जाति धर्म को लेकर सियासी बवाल मचना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर जाति वाले बयान पर सियासी बवाल कब तक थमता है, या फिर यूं ही सियासतदान एक दूसरे पर सवाल उठाते रहेंगे। तो सुना अपने जातीय जनगणना पर आखिरकार किस तरह से संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सियासी तौर पर हमलावर हैं। हालात इस कदर नजर आ रहे हैं कि कुछ पल की कार्रवाई के तुरंत बाद स्पीकर को कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। और सच बात तो है ही, जहां एक तरफ एक राज्य इस वक्त आपदा से जूझ रहा है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार पानी वहां पर जनसैलाब बनकर उमड़ रहा है। एक राज्य ऐसा भी है जहां बीते दिन आपने मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस को टकराते हुए देखा। एक राज्य ऐसा भी है जहां पर हजारों की तादाद में छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं और कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष सीधे सीधे जात को लेकर उछलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता विशाल कुमार यादव जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आपका। समय गवाऊंगा नहीं, रत्नाकर जी सीधा स्पष्ट सवाल है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रही हैं कि अनुराग ठाकुर को यह प्रपोजल दिया गया है कि आप 99 बार सदन में गालियां खाइए, ऐसे बयान दीजिए कि विपक्ष आपको गालियां दे, उसके बाद आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। यही कारण है कि वो विपक्ष के नेताओं से पूछ रहे हैं कि आप जात तक तो बताते नहीं, गणना की आप बात करते हैं। आखिरकार क्या बना पड़ा कि अनुराग ठाकुर को यह बयान देना पड़ा कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है? और आखिरकार वो व्यक्ति विशेष कौन था जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ये कह रहे थे? कुणाल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अखिलेश जी के बयान को कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। बहुत बार अनाप शनाप जो है वो बयान देते रहते हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। कभी हमारे डिप्टी सीएम के बारे में बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के बारे में बोलेंगे, कभी सदन में क्या वो कोई संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं जो बताएंगे कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो ये अनर्गल और प्रलाप करते हैं, उसकी बातों का कोई तवज्जो नहीं है। जहां तक रही सदन की बात, सदन में आज लोग बहुत प्रखर होकर के जाति के बारे में पूछना चाहते हैं और जातियों के बारे में गणना कराने की मंशा रखते हैं कांग्रेस पार्टी और उसके इंडी गठबंधन के अलायंस। मैं बता दूं कुणाल जी कि यह जातीय जनगणना कराने के पीछे अपना राजनीतिक मकसद साध रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से झूठ बोल करके पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खतरे में है, आपको आरक्षण आपका खत्म कर दिया जाएगा, झूठ के बुनियाद पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम पिछले लोकसभा में किए, वही आगे भी करना चाह रहे हैं। अब ये मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के यहां प्रवक्ता अगर बैठे हैं तो बता देंगे मुझे कि 2011 में तो आपने जाति जनगणना कराई थी पूरे देश में, आपने वह क्यों नहीं डिस्क्लोज किया भाई? कौन सी जातियों का कितना नंबर है वो आप डिस्क्लोज किए होते, लेकिन आपने किया नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्क्लोज करना आपके बस की बात है नहीं। सिर्फ लोगों को ये पहले धर्म के नाम पे लड़ाते थे, आज जातियों के नाम पे लड़ाने का काम ये सोच रहे करने के लिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 1951 में जातीय जनगणना के ऊपर रोक लगा दी थी।
ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 1961 में रिजर्वेशन देने के मामले में पत्र लिख करके और रिजर्वेशन नहीं देने का बात किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जो 80 और 90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखी थी। तो ये कभी भी नहीं पिछड़ों के हितैषी रहे हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों का भला हो। सिर्फ पिछड़ों के नाम पे ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और राजनीति अपना साधने की कोशिश करते हैं। जी कुणाल जी। बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पीडीए से घबरा गई है। बीजेपी को पटखनी दी है। 2024 के चुनाव में 400 का नंबर कहने वाली बीजेपी को 230-240 पर ला दिया है। और वहीं पर अयोध्या से लेकर चित्रकूट से लेकर बद्रीनाथ तक पर जो विपक्ष के नेताओं ने अपनी जीत की उपस्थिति दिखाई है, उसके बाद से बीजेपी घबरा गई है। और यही कारण है कि बीजेपी इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है और विपक्षी नेताओं पर जात को लेकर सवाल कर रही है। ये कहना अखिलेश यादव जी का। देखिए, मैंने कुणाल जी अपने शुरुआती स्टेटमेंट में भी कहा कि अखिलेश यादव के बयान अनाप शनाप बयान जो है वो आ रहे हैं। उनके बयानों का कोई औचित्य नहीं। आप पीडीए की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जाति और धर्म की ही बात कर रहे हैं। इसमें भी तो जाति और धर्म ही आता है ना। पीडीए का मतलब ही होता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो आप हर जगह जाति की राजनीति करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। अब धर्म की राजनीति नहीं होकर के अब जाति की राजनीति और लोगों को बांटना चाहते हैं जातियों में। और पीडीए का कोई औचित्य है क्या? आज बताइए। अभी विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष इन्होंने बनाया, वो उनका कहा गया पीडीए का फार्मूला, ठीक है, वो तो अगड़े को बना दिया अभी। तो कहीं ना कहीं ये जो सिर्फ दिखावे के लिए ये पीडीए, जातीय जनगणना, रिजर्वेशन, संविधान की बात करना, ये खुद संविधान के रक्षक नहीं है, ये संविधान के भक्षक हैं। जब भी इनका शासन रहा है तभी देख लीजिए किस तरह से संविधान की खिल्लियां उड़ाई है, किस तरह से इन्होंने संविधान को तार तार करने का काम किया है। ठीक है, किस तरह से इंदिरा गांधी जब देश में इमरजेंसी लगाई थी, पूछ लीजिए लोगों से क्या। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता विशाल कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, सीधा स्पष्ट सवाल है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती, संसद में पर्ची का खेल नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि वो लगातार बार बार राहुल गांधी से कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो यह भी नहीं समझ पाए कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। वो तो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बनकर जनता के बीच और संसद में दोनों जगह भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। विशाल जी, कुणाल जी, शायद हमारे तस्वीर नहीं दी गई है, मैं आपको बताते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शुरू से ये इतिहास गवा रहा है, जो भी लोग शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज बनना चाहें, उनकी लड़ाई लड़ना चाहें, उनको तो हमेशा गाली मिलता है। और आज जिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि आपको जितना गाली देना है तो मैं इसी सदन में जाति जनगणना के बिल को पास करवाकर दिखाऊंगा। कांग्रेस पार्टी एकमात्र लक्ष्य बन गया है कि जाति जनगणना के बिल को पास करवाना। देखिए, अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा, देखिए भैया मैं बिहार से और बिहारी। ठीक है, शायद आपका ऑडियो इशू ठीक कराएंगे, उसके बाद लौटूंगा आपके पास। लेकिन अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफी कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं संसद में, और वो लगातार खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपने किसी नेता से, जो नेता विपक्ष है, उससे आपने उसकी जात कैसे पूछ ली, जबकि जाति जनगणना में भी आप वही कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड समाजवादी पार्टी क्यों अपना रही है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार से जातीय जनगणना कराएं, और दूसरी तरफ जब किसी सत्ता पक्ष के सांसद ने यह पूछ लिया तब आप पूछ रहे कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं? कुणाल जी, आप तो एक अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे एंकर भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। उन्होंने खाली जात पूछी है क्या? आपको क्या लगता है इस तरह से आप एंकरिंग करेंगे? तमाम चैनल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने गलत किया, गाली दी है उन्होंने, आप इस तरह बात करते हैं। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जिसकी जात का पता नहीं, जिसकी जात का पता नहीं गाली होती है कि न माँ का पता न बाप का पता। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया अनुराग ठाकुर ने, जिसकी सर्वथा निंदा करनी चाहिए। आपको अपने प्रेस में निंदा करनी चाहिए इस चीज की। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इतना अभद्र भाषा का प्रयोग मानसिक संतुलन खो दिया क्या अनुराग ठाकुर ने? उनको जो है सदन से निलंबित करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनको। इतना घृणित शब्द उन्होंने उपयोग किया एक अभद्र तरीके से संसद में। इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। आपको भी निंदा करना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपसे पूछता हूँ कुणाल जी, आपका सहमत है उनकी भाषा से?
बताइए हमको। नहीं नहीं, वो बात सच है। आप सहमत हैं कि क्या? आप किसी भी व्यक्ति के लिए अमर्यादित और अपमानीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना सिर्फ सड़क में, ना सिर्फ संसद में। हर एक व्यक्ति की, हर एक पद की गरिमा होती है और एक व्यक्ति विशेष की गरिमा होती है, लेकिन इसका बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए। मैं बोलता हूं। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए सर। अब इस बात को होने के बाद गरिमापूर्ण तरीके से आपने बात किया, आपका मैं स्वागत करता हूं इस बात के लिए। अब मैं आगे बात करता हूं, आगे बात ये करता हूं, इतने निंदनीय शब्द बोले उन्होंने। माननीय यादव जी जो एक सभ्य व्यक्ति हैं, मर्यादित व्यक्ति हैं, स्कॉलर हैं, अच्छी भाषा का सदैव उपयोग करते हैं, सारा प्रेस जानता है, सारा प्रेस जानता है कि वो अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं सदैव। और उन्होंने अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किसी के लिए, राहुल गांधी के लिए नहीं, किसी भी सदन के सम्मानित सदस्य के लिए अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो उस पर प्रतिरोध होगा, उसका विरोध किया जाएगा। ये जात पूछने की बात नहीं है, ये सरासर गाली देने की बात थी, जिस पर हमारे सांसद जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको जात पूछने का क्या अधिकार है। इसका जात कहां से आ गई? जाति जनगणना होने के लिए ठीक है, आप किसी सम्मानित रत्नाकर जी जवाब दो प्लीज। आप इस तरह करेंगे इतना अपना लाते कहां से हो भाई? इतना नीचता लाते कहां से हो? इतने नीच हो कैसे गए हो? सच्चाई ये निंदनीय शब्द है, घृणित शब्द है, सड़क शब्द है, उनको निलंबित करना चाहिए। ठीक है, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए अशोक जी। हाँ नहीं, अगर ये अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं तो एक वीडियो उनका वायरल हुआ है, वो भी जरा आप देख लीजिए कि किस तरह से एक पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार की जाति पूछ रहे हैं, कौन जाति के हो तुम, कौन जाति के हो तुम। जब पत्रकार ने बोला कि मिश्रा हूं मैं, तो वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम शूद्र नहीं हो। और राहुल गांधी अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो पत्रकार बैठे होते हैं वहां पे ग्रुप पूछते हैं उससे कि इसमें से बताओ कौन कौन से बैकवर्ड क्लास के हैं, कौन कौन से एसटी है, कौन कौन से ओबीसी है। तो भैया आप दूसरे से जाति पूछ ले रहे हैं और देश की जनता जब जानना चाहती है कि आप किस जाति के हो ये बता दो, तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तब तो वो बुरा लग जा रहा है। आप बता दीजिए ना, राहुल गांधी ब्राह्मण हैं कि क्रिश्चियन हैं कि पारसी हैं, कौन सी जाति के हैं राहुल गांधी? जरा ये बता दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है भाई। नहीं, मैं भी जानना चाहता हूं। लेकिन रत्नाकर जी, अखिलेश यादव तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री रहे 2013 से 2017 तक, और 2017 में जब उन्होंने सीएम आवास खाली करवाया तो उसके बाद जाने के बाद उनसे सीएम हाउस गंगा जल से धुलवाया गया। वो कन्नौज में एक मंदिर में पहुंचे, उनके जाने के बाद वहां से उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलवाया गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो समय समय पर अग्नि परीक्षा दी है कि किस तरह की राजनीति बीजेपी या बीजेपी समर्थित राजनीतिक दल करते हैं। तो लिहाजा खुद बीजेपी इस वक्त छल कपट की राजनीति से जूझ रही है और सपा पर या फिर पीडीए पर आरोप लगा रही है। देखिए कृणाल जी, आपको भी पता है कि अखिलेश यादव जी है, अखिलेश जी जो है यादव समाज से आते हैं और पहले, अभी नहीं होता है कहीं पे, पहले शूद्र अगर मंदिरों में जाते थे तो उनको अशुद्ध माना जाता था और उसको धुलवाने का काम किया जाता था। तो ये आरोप लगाना कि मैं गया और मुझे अशुद्ध माना गया और मंदिर को धुलवाया गया, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। दूसरी चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा, ये वही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है ना, जो जब हम राम मंदिर का जब शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी गए थे तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ही कहा था ना कि हम मंदिर को, हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे, हम मंदिर को पूरा गंगा जल से धुलवाएंगे, इन्हीं लोगों ने कहा है। तो आपकी मंशा क्या है वो पूरा देश जानता है, पूरा देख रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं रत्नाकर जी। चाहते हैं कि धर्म के आधार पे लोगों में बंटवारा हो जाए। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जातियों के आधार पे लोगों को बांट दिया जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेका जाए, यही आप चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी आजकल जातीय जनगणना की जो राजनीति कर रही है विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ, आखिरकार उसने अपना स्टैंड क्यों बदल लिया। क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए जहां एक तरफ देश में जाति जनगणना कराने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था इससे देश की एकता अखंडता बाधित होगी, तो आज कांग्रेस पार्टी उसी जाति जनगणना पर सरकार पर क्यों अड़ी हुई नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहें ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दो ब्रेक के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर चर्चा हो रही है कि संसद में आज जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर सत्ता पर विपक्ष एक दूसरे से उलझते नजर आए, उन तमाम चीजों के बीच कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं अछूते रह गए चर्चा के लिए। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो हमने अपने
अंक में कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो देश में, चाहे बच्चे बाहर दिल्ली की सड़कों पर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई वाटर लॉगिंग की वजह से, जहां एक तरफ केरला इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जूझता नजर आ रहा है, जहां बीते दिन हमने एक और घटना देखी थी, झारखंड में एक मालगाड़ी एक एक्सप्रेस से टकराती नजर आई थी। कई ऐसी चीजें हैं जिस पर लगातार संसद में चर्चा होनी चाहिए और भविष्य की तैयारियों पर बात होनी चाहिए, लेकिन वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से यह पूछ रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुणाल जी, वास्तव में देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए ना होनी चाहिए, ये विषय का मुद्दे का है ही नहीं। मुद्दे का विषय ये है कि हमें आगे के आने वाले चुनाव, जैसे अभी इंपॉर्टेंट राज्यों, बड़े राज्यों में महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पर चुनाव आने वाला है। तो चुनाव लड़ने के लिए कोई ना कोई मुद्दा दिया जाता है, बनाया जाता है, मुद्दा होता नहीं है, मुद्दा गढ़ा जाता है, नेताओं द्वारा ऐसा किया जाता रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैं डिबेट में आने से पहले तैयारी कर रहा था, तो एक नारा सामने आया था मेरे सर्च करते हुए कि ना जात पे ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। आज उन्हीं के पोते यहाँ पर विपक्ष में छाती ठोक कर कहते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे। चलिए कराइए, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा कोई कहां पर क्या है, वैसे पता सबको होता है। लेकिन बात क्या है, इससे उनको क्या फायदा होने वाला है या देश को क्या फायदा होने वाला है? देश का फायदा मुझे नहीं लगता राजनीतिक लोग सोचते हैं, वो अपना फायदा जरूर देखते हैं। अपना फायदा क्या होने वाला है? आपने यूपी के अंदर चुनाव के रिजल्ट बदलते देखे। देखिए 90s के दौर में जब वीपी सिंह कांग्रेस से तरफ से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई जनता दल यूनाइटेड, तब उन्होंने मंडल कमीशन की योजनाओं को लेकर मंडल वर्सेस कमंडल एक राजनीतिक टर्म टॉस हुआ था कि आपने कमंडल वर्ग की राजनीति, मतलब हिंदुत्व की राजनीति कंट्रोल करने के लिए आपने जातियों का जिन ये बोतल से निकाला था। तो अखिलेश यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, वो अपनी पार्टी लाइन से इधर हटकर ये जाति का राग इसलिए अलाप रहे कि उनको लगता है कि इससे आप बीजेपी के रथ को रोक सकते हैं। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। अगर बात आती है कि आपको सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय को अगर आप जातियों के ऊपर केवल सामाजिक न्याय जातियों के आधारित देखते हैं तो ये बहुत छोटी और संक्षिप्त सोच होगी। वास्तव में संसद में राहुल गांधी जी द्वारा जो बयान दिया गया था ना, जाति का उल्लेख करते हुए कि वही हलवा बटा, उसमें कोई SC ST और ओबीसी वर्ग के अधिकारी नहीं थे, तो ये बहुत ही छोटा बयान में माना जाएगा और जल्दबाजी का बयान माना जाएगा। इसे कहते हैं एंगेजमेंट फार्मिंग। कि आपने एक बात छोड़ी और जनता को लगा दिया उसमें बातचीत करने के लिए। हम टीवी की डिबेट इसीलिए कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी यही चाहती लगातार चर्चा कामयाब होगी। तो आपने जो ये बयान दिया, ये बहुत छोटा बयान है, इससे कोई सामाजिक न्याय नहीं होने। सीधी बात देखिए, देश, बस मैं कंक्लूड करूंगा, देश के अंदर ये बहुत छोटी बात है, ये देश सेकुलरिज्म से चलता है। राहुल गांधी जी के बारे में बातचीत हो रही है कि अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी कुछ कहा या गलत कहा, ये बात इस देश की जात की बताने की कोई जरूरत आवश्यकता थी ही नहीं। अपना नाम क्यों छुपाया जाएगा किसी को? जैसे कि अभी मैं इस बात पे आगे देखूंगा, सोमनाथ मंदिर में मीडिया बहुत चल रही है बात। सोमनाथ मंदिर में जब राहुल गांधी जी 2007 में लगभग गए थे, तो वहां पर उन्होंने अपनी नाम की एंट्री नॉन हिंदू रजिस्टर में कराई थी। तो आज वो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी के अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भैया बीजेपी जाति जनगणना से भाग रही है। बीजेपी को डर है कि लोगों को उनकी जात की ताकत का पता चल गया तो बीजेपी की फूट करो और राज करो की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी, इसलिए बीजेपी कास्ट सेंसस से भाग रही है। जबकि ये एलिगेशन वही पार्टी लगा रही है जहां पर ये आंकड़े मेरे पास सर 1951 में नेहरू जी ने जातीय जनगणना पर उसे कराने से रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र देश में जातीय जनगणना एकता के लिए खतरा बन जाएगी। कुणाल जी, नेहरू जी ने बिल्कुल ठीक किया था। वास्तव में अंग्रेजों का छोड़ा हुआ जन था, ये करा इसलिए गया था कि हिंदू समाज या भारत के समाज के आपस में बंटवारा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे बड़ा टूल ये जाति जनगणना, या बताना कि तुम इससे अलग हो, या आदमी के प्रोफेशन को उसकी जाति में लिखना। जाति के अंदर भी सब जाति होती है, तो ये सब लिखना अंग्रेजों का टूल था, वो आज भी काम में आ रहा है। वास्तव में अगर हम देखेंगे इस चीज से, जाति जनगणना से क्या फायदा मिलने वाला है, देखिएगा, मैं ब्लंटली बोलूंगा, देश के अंदर लगभग हर लोकसभा सीट या हर विधानसभा सीट पर देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश आंकड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर लगभग 20% अल्पसंख्यक आबादी होती है। तो बड़े बड़े नेता चौधरी चरण सिंह हुए, मुलायम सिंह जी हुए, मायावती जी हुई, सब ने जातीय समीकरण बनाए कि अपनी जाति प्लस मुस्लिम आबादी, और उससे वो चुनाव जीतते थे। तो उसी चीज को रिपीट करने के लिए जाति का चिन्ह बार बार निकाला जा रहा है। पीछे हमने आज से 2014 में क्यों नहीं सुनी हमने ये बात? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि ज्वलंत मुद्दे, आम जनता के हक के मुद्दों के ऊपर जातीय जनगणना का मुद्दा सियासी तौर पर ज्यादा भारी नजर आ रहा है और नेता उसको और तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, 3 महत्वपूर्ण सवाल जो बीजेपी से लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट ने पूछे हैं आपसे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना पर इतना प्रेशर क्यों कर रही है? प्रेशर पॉलिटिक्स किस लिए कर रही है?
जबकि नेहरू जी ने 1951 में खुद मना कर दिया था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे देश की एकता अखंडता खंडित हो जाएगी। राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में खुद कहा था कि भाई कि वो ओबीसी आरक्षण का विरोध करते हैं, और आज अखिलेश यादव उनके साथ खड़े जो ओबीसी के आरक्षण के लिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और न जात पर न पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, यह आप ही की पार्टी का नारा है सर। तो आज क्या जरूरत आन पड़ी कि एक समय आपकी पॉलिटिक्स जाति जनगणना के खिलाफ थी और आज आप उसके इतने प्रो नजर आ रहे हैं कि आपको हर व्यक्ति की बात एंटी नजर आ रही है। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट है जी जी प्लीज। कुणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप बात कंप्लीट करें। देखिए, जो भी लोग पिछड़ों दलितों शोषितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उन लोगों को गाली मिलता है, और गाली राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसको जितना गाली देना है हम उस गाली का स्वीकार करेंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा? हम भैया बिहार के और गवई लोग हैं, भोजपुरी समझते हैं भैया, इसको समझाने के लिए उन्हें उसी के लहजे में आपको भोजपुरी में बोलते हैं। रत्नाकर जी बोल रहे, रत्नाकर जी आपके पिताजी का क्या नाम है? स्पष्ट आपका जो नाम होगा आपने बता दीजिएगा। लेकिन आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मैं आपसे पहली माफी मांग रहा हूँ। वो अलग बात है कि आपकी सरकार नहीं मानेगी। रत्नाकर जी के पिताजी का क्या नाम है? ये सवाल स्पष्टता बता सकते थे, लेकिन यही बात क्या ना, रत्नाकर जी आपको पता ही नहीं कि आपका बाप कौन है, ये गाली हुआ। अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी आपसे जाति का उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने कहा राहुल गांधी को पता ही नहीं उसकी जाति क्या है। अनुराग ठाकुर जी आपको पता ही नहीं कि आपका बाप कौन है। ये भोजपुरी लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ, मैं आपसे पहले ही माफी मांग लिया हूँ, तो आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन भोजपुरी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 2011 की जनगणना के प्रकाशन नहीं कर, हमारी सरकार थी आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार, उन्होंने जाति जनगणना करवाया और वो रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुई? सब सुनिए, मैं बताता हूँ। इस सितंबर अक्टूबर के महीने में बड़ी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए कमेटी बनाया गया था, जो कमेटी प्रकाशित करने में समय लगाया, और उसके बाद चुनाव का माहौल आया, चुनाव होने लगा, फिर हमारी सरकार बदल गई। अब इतना ही अच्छी बात है, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब 10 साल हो गए भैया रत्नाकर जी, 10 साल हो गए। क्यों 10 साल में जनगणना को प्रकाशित नहीं किया? जाति जनगणना करना। राहुल गांधी की कौन सी जाति है? राहुल गांधी की कौन सी जाति है बता दीजिए। नहीं हो पाया। मैं भारत का नागरिक बाता और भारत का नागरिक जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी की कौन सी जाति है? कि क्रिश्चियन है कि पारसी है कि ब्राह्मण है, कौन सी जाति है? रत्नाकर जी आपको पता नहीं आपका बाप कौन है? मैं अनुराग ठाकुर के लैंग्वेज बोल रहा हूँ भैया, नहीं आप बता दीजिए। राहुल गांधी किस जाति के? आपका बाप का नाम, आपका बाप कौन है? रत्नाकर जी मेरी चीजों को आप गारंटी के साथ कैसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे बारे में आप अपनी राय कैसे दे सकते हैं? आप बताइए ना। राहुल गांधी किस धर्म से आते हैं? संसद भवन में किसी की जाति पूछा, संसद भवन से देना, और आपने तो जाति पूछी ही नहीं थी, आपने उनको गाली दिया था। एक तबका जाति जनगणना के पक्ष में, ये राहुल गांधी को गाली नहीं है, ये देश की 80% आबादी का आबादी को गाली है। आप स्पष्ट से पूछ राहुल गांधी की जाति बता दीजिए। क्या रत्नाकर जी? मैं आपके बीच में बोला था, थोड़ा उम्र दराज है, मैं आपका इज्जत कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोला था। क्रिश्चियन है राहुल गांधी? सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन है, तो राहुल गांधी क्रिश्चियन है? चुप रहिए भैया, मैं आपके बीच में बोला था। संगत से पारसी है राहुल गांधी? उम्र दराज है, मैं आपका इज्जत कर रहा हूँ, का अभिनंदन नहीं करवाइए। अनुराग ठाकुर जी ने कहा राहुल गांधी को प्रश्न का जवाब दे दीजिए। वो पूछते थे भैया राहुल जी आपका जाति क्या है, उसमें कोई परहेज नहीं था। रत्नाकर जी बताइए कि आपके पिताजी का क्या नाम है? ये सवाल स्पष्ट है, लेकिन अब निजी चीजों में फंसने से अच्छा है ना सर। एक सेकंड विशाल जी, निजी चीजों में फंसने से अच्छा है कि ज्यादा हम मुद्दों की राजनीति करें। जाति जनगणना से आखिर आप क्या क्या चीजें साध लेंगे सर? जाति जनगणना का शिकूफा आपने बिहार में लेकर आए थे, बिहार देख रहे हैं ना किसकी सरकार है। बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे वहां पर क्या निकल कर आए? जाति जनगणना का शिकूफा आप राजस्थान लेकर गए थे, जाति जनगणना का शिकूफा आप छत्तीसगढ़ लेकर गए थे, क्या नतीजे निकल कर आए सर? जनता बहुत समझदार है सर। जवाब होता है वहां पे जाति जनगणना करा लें। आपने सबका रत्नाकर जी ने आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है विशाल जी प्लीज कंक्लूड करें, मैं फिर अशोक जी के पास आऊंगा। ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई नहीं कुछ बोलता है। तेज आवाज है। ठीक है विशाल जी प्लीज, ठीक है अभद्रता ज्यादा कर सकता हूँ। हाँ
कुणाल जी आपने कहा लेकिन एक डिबेट की गरिमा बिहार होती में है। जाति जनगणना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। और ये बात मैंने गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा बिहार के सभा में। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उस जाति जनगणना के समर्थन में दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने। तो क्या बीजेपी गुड़ खाएंगे गुलगुला से पढ़े, बिहार में जाति जनगणना को समर्थन करेंगे लेकिन पूरे देश में अरे नहीं करवाएंगे। सर, मैं तो विशाल जी मेरा बार बार प्रश्न यही कह रहा हूं कि संसद में पूरा विपक्ष जातीय जनगणना जातीय जनगणना जातीय जनगणना चिल्ला रहा है। आपने जनता से पूछा कि उसे जातीय जनगणना चाहिए या फिर वाकई में उसकी जो तमाम वादे आप लोगों ने किए थे चुनाव के दौरान उनको एग्जीक्यूट करना है? जी, जी। आप जातीय जनगणना का आप वादा लेकर गए थे ना, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आप गए थे, क्या हुआ? कुणाल जी, कहा, किसने माना आपको? और जिन राज्यों में आपकी कुणाल जी, सरकार है वहां पर आपने कितनी जातीय जनगणना कर दी और कितनों कुणाल का जी, फायदा हो गया? आप क्या कर रहे हैं सर? कुणाल जी सुन लीजिए, हमारा मैनिफेस्टो और आप पढ़िएगा तो उसमें सबसे पहले लिखा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था कि कांग्रेस जाति जनगणना कराएगा। और आपको बता दें कि हम अपने मैनिफेस्टो के अनुकूल काम कर रहे हैं। विपक्ष का एकमात्र नाम था जाति जनगणना और हमें वोट भी जाति जनगणना के नाम पर मिला है। आज हमारे जो सांसद जीत कर आए हैं वो जाति जनगणना के नाम पर जीता है, तो हम अपना काम तो करेंगे ही भैया। और आपने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार थी, अगर अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए ऐलान किया था कि राजस्थान में जाति जनगणना कराएंगे। आज भाजपा की सरकार बैठी हुई है और भाजपा उस नियम को भी रोक के बैठी हुई है। अब मैं आपको नहीं, एक चीज बताइए, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, पूरे 60 सेकंड दे रहा हूं। जातीय जनगणना कराने के बाद देश में क्या बदल जाएगा बताइए मुझे। लोगों को अपनी जाति या उनका नंबर पता करने के बाद बताइए क्या चीजें ऐसी हो जाएंगी जिसके बाद देश में सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई विधि विधान नहीं रहेंगे, तमाम चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी, इकोनॉमी हमारी बूस्ट कर जाएगी, तमाम 140 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, गरीबी एकदम समाप्त हो जाएगी। बताइए मुझे जरा, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अगर आप कास्ट सेंसस को रखना चाहते हैं तो बताएं क्या हो जाएगा उससे? 5:31 हो रहा है, 60 सेकंड का आपने समय दिया, 5:32 का हमारा समय खत्म हो। कुणाल जी आप हमें पढ़े लिखे नजर आते हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हुए अच्छे स्कूल में, मुझे आपसे कोई तरबूज नहीं है, भाजपा के नेता बैठे हुए हैं, अगर आप स्कूल में नाम लिखाए जाते हैं तो वहां पे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जब बच्चा स्कूल में नाम लिखाता है तभी जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जब हम जाति जनगणना की बात करते तो दिक्कत किससे भैया? मत मांगे जाति प्रमाण पत्र, क्यों स्कूली प्रणाली, क्यों शिक्षा प्रणाली में जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, क्यों बच्चों को जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है? मैं अपना नाम लिखवाने गया, मुझसे जाति प्रमाण पत्र मांगा गया, क्या गलती की हमारी? क्योंकि मैं ओबीसी का हूँ, क्योंकि मैं स्वर्ण कोटा का हूँ, क्योंकि मैं दलित कोटा का हूँ, ये जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगेगा? केंद्र सरकार का ऐसी कई योजना है, बिहार सरकार की ऐसी कई योजना है, सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार की ऐसी कई योजना है, तो जाति आधारित योजना है जिसमें जाति किसी खास जाति के लोगों को उस योजना का लाभ मिलता है। आप योजनाएं जाति आधारित योजना लाएंगे लेकिन जाति जनगणना से बचेंगे। सरकार जाति आधारित योजना लाएगी, ठीक योजना, लेकिन चलिए रत्नाकर जी जवाब दें और लगे हाथ मेरे इस सवाल का जवाब दे दें जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने ना तो मंडल कमीशन पढ़ा ना संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यही कारण है कि आज सोशल इंजस्टिस किया जा रहा है, जो सोशल जस्टिस की बात कर रही है पार्टी। ठीक है सर, आप विशाल जी के सवाल का जवाब दें और लगे हाथ अखिलेश जी का। जी जी जी, जहाँ तक हो गया ना, मैंने आपको नॉनस्टॉप दिया 1 मिनट पूरा बोलने का, आपने तब तो सवाल पूछा नहीं। ठीक है कुणाल जी, मैं इनका सवाल, मैं अपना सवाल, रत्नाकर जी आपके बाप कौन है? अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं सर? भैया देश का कैसे लोगों को बिठा देते हैं? आपने एक ही चीज में 2-3 बार कह दी सर। देश का मंत्री बोल रहा है, संसद भवन में बोल रहा है। ठीक है, राहुल गांधी जी कह चुके हैं, उन्हें कोई माफी नहीं चाहिए। आप उस चीज को खींचे जा रहे हैं। राहुल गांधी को सपोर्ट करते तो राहुल गांधी जैसा व्यवहार तो कीजिए, फिर मुद्दों पर बात कीजिए। अगली बार से चलिए रत्नाकर जी जवाब दे प्लीज। अरे सर कुणाल जी, मैं पूछ रहा हूँ रत्नाकर जी, आपको पता नहीं कि आपका बाप कौन है? कुणाल जी बताइएगा। रत्नाकर जी जवाब अगली बार से मैं इंश्योर करूंगा कि इस तरह के बदतमीज जो है प्रवक्ताओं का पैनल ना हो, तभी मैं आ सकता हूँ चैनल पे आपके। ठीक है, दूसरी चीज, मैं जवाब दो यार, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, अंडे संडे मत बोलो। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, विशाल जी प्लीज, शब्दों की मर्यादा आप लोग भी बरकरार रखते हैं। अशोक जी ने साफ स्पष्ट कहा था शुरुआत में शब्दों की मर्यादा नहीं रखेंगे, वो भी तो बोल सकते। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं फिर आप? आपके बगल में आपके सहयोगी पार्टी के नेता बैठे हैं अशोक जी, वो चाहे तो फूल जरूर शब्दों में बात कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? डिबेट की गरिमा होती है। शब्दों की मर्यादा रखें, पॉलिटिकल पार्टी की मर्यादा रखें, चैनल की मर्यादा रखें सर। आप बार बार कह रहे हैं बिहार से निकल कर आता हूं, उस बिहार की मर्यादा रख लीजिए जिसने देश को इतने ज्यादा IAS IPS ऑफिसर दीजिए। लुक एट देयर ग्रामेटिकल चीजें। क्या कर रहे हैं सर? प्लीज नहीं, और भी बात करें। अच्छा नहीं लगता सर, एक ही चीज पर आप बार बार उलझाए जा रहे हैं, एक ही चीज पर बार बार उलझाए जा रहे हैं।
आपके आवाज बगल में डाउन बैठे करवाइए, अशोक मुद्दे पे आ रहा जी, हूं। उनसे सीख लीजिए, कम से कम शांति से चुपचाप मुस्कुराते हुए सुन तो रहे हैं, मैं और जब उनका नंबर आएगा तो हमारे बोलेंगे विषय बोले तो मैं प्लीज। ठीक है, छोड़ूंगा। ऑडियो डाउन करें विशाल का प्लीज। रत्नाकर जी बात कंप्लीट करें, सवाल देखिए का अभी जवाब दें। अभी ये जातीय जनगणना का जो एक ड्रामा मैं कहूंगा और जो क्रिएट कर रहे हैं लोग यहाँ पे, मैं ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि इनकी जहां जहां पे सरकारें हैं वहां पे जातीय आंकड़ा निकाल लेना, पता चल जाएगा लोगों को कि कितना उनके साथ न्याय हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें स्पष्टता से नजर आएंगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां पे इनका कांग्रेस शासित राज्य है कर्नाटका, वहां पे कर्नाटका में पिछड़ों के लिए 22,000 करोड़ का बजट बनाया गया था, उसको जो है कट करके 7,000 करोड़ कर दिया गया, यानी कि 14,000 करोड़ आपने उन्हीं पिछड़ों का बजट जो है घटा दिया। तो ये आप उन पिछड़ों के साथ न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग और उसके गठबंधन के लोग मुझे बता देंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं है और ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हमको बोला जा रहा है, कोसा जा रहा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कुणाल जी। देखिए बाबू जगजीवन राम कितने बड़े दलित नेता थे और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और वो प्रधानमंत्री बनने वाले भी थे, लेकिन एक दलित नेता को प्रधानमंत्री बनने से किसने रोका? इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र के तहत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटना मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो संविधान दिखाती है ना, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान दिखाती है, उस संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करके बाबा साहब अंबेडकर को 2-2 बार हरवाया। एक बार 14,000 से हरवाया, जिसमें 70,000 से ज्यादा इनवैलिड वोट थे और वो पूरा षड्यंत्र के तहत उनको हरवाया गया था। तो ये ना तो संविधान को मानने वाले हैं, इमरजेंसी आपने देखा, ना ये बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने वाले हैं, भारत रत्न भी इनके सरकार में नहीं दिया गया, ना ये दलित नेता को किसी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये तो सिर्फ जाति 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 चिल्ला करके और एक दूसरे को लड़ाने का और बांटने का काम करना चाहते हैं। आप आइए, हमसे चर्चा करिए, आप विकास के मुद्दे लेकर आइए, हम घंटों आपसे चर्चा करेंगे। आप बताइए कि देश में क्या क्या और ग्रोथ के कार्यक्रम होने चाहिए, आप उस पर चर्चा करिए। सदन में राहुल गांधी आए, हम हर चीज का जवाब देंगे, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये पहले हिंदू मुसलमान किए, अब जो है हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, जातियों में बांटने का काम करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो अशोक तिवारी जी से सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि इस वक्त वो पीडीए की लगातार बात कर रही है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, लेकिन जब उसकी तत्कालीन सरकारें रहीं 2003 से 2008 तक और 2013 से 2017 तक, तब ये पीडीए कहां चला गया था? तब एमवाई फैक्टर क्यों चुनाव में भारी होता हुआ नजर आ रहा था? तब कास्ट सेंसस को लेकर समाजवादी पार्टी के इतने सुर मुखर क्यों नहीं थे? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ललकार आप देखते रहें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। सीधा स्पष्ट सवाल अशोक तिवारी जी आपसे। ब्रेक से पहले मैंने सीधा स्पष्ट सवाल पूछा था कि आज जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव के सुर काफी मुखर नजर आ रहे हैं। जब आपकी तब सरकारें थी तो आप तब एमवाई फैक्टर क्यों भारी होता हुआ नजर आता था? तब आपने पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों को इतना इग्नोर क्यों किया सर? और आज आप लगातार पीडीए के नाम पर जातीय जनगणना का पूरा बिगुल फूके पड़े हैं। 2003 से 2028 तक जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और 2013 से लेकर 2017 तक जब अखिलेश जी की सरकार थी, तब जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कराई गई? क्या वक्त की जरूरत नहीं थी या फिर एमवाई फैक्टर ही इज इनफ, काफी था सरकार बनाने के लिए? कुणाल भाई, अब आप चुप हो तो हम बोले। आज की राजनीति देखिए, आज की राजनीति का समय देखिए, आज किस तरह से पीडीए आज सिरदर्द है भारतीय जनता पार्टी का। ये सही कह रहा हूं मैं, और सारा मीडिया जानता है, देश का सर्वोच्च मीडिया जानता है कि पीडीए ही दर्द है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। सच्चाई ये है, पीडीए अब जाग गया है, पीडीए समझ गया है कि जो है हमें क्या करना है और मुद्दों पर हमें किस तरह से जवाब देना है भाजपा को। जिस तरह से भाजपा ने महंगाई फैलाया है, जिस तरह से भाजपा ने किसानों को कुचला है, युवाओं को रौंदा है, उनको नौकरी न दे करके, आरक्षण को हड़पा है प्राइवेटाइजेशन करके, और जो है आउटसोर्सिंग करके, परीक्षाएं लीक करा करके, 30 लाख नौकरियां ना निकाल करके पूरी तरह से हड़प लिया है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला करके, जिस तरह पिछड़ों का
अकल्पा है, न्यायालय की बात भी नहीं सुनी है अभी जो है। और सवाल इस बात का है कि दलित कहा जाए तो कहा जाए आखिर। मुख्य धारा में दलित जुड़ रहे थे जब से भाजपा सरकार आई है 14 से, तब से उसने जो है सब्ज बाग दिखाए, बहुत बेवकूफ बनाया और अंत में क्या किया, हाथ खाली है आज। सवाल इस बात का है, पीडीएफ जाग गया है, हमारे उस नारे से नहीं जागा है जो कहते हैं 400 पार वाला गाना दिया है इन्होंने। हमने संविधान बदलने की बात तो कही रहे थे इनके नेता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आउटसोर्सिंग कराई, जो दलितों को हक नहीं दिया, जो परीक्षाएं लीक कराई, जो प्राइवेटाइजेशन किया, इस पर दलित हमारे साथ आया है, दलित हमारे साथ खड़ा है इसमें उत्तर प्रदेश में। और आप भी देख रहे हैं, सारा मीडिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है डॉक्टर परमवीर जी, अशोक जी कह रहे हैं कि पीडीए जाग गया है और पीडीए ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, इसलिए बीजेपी थोड़ी सी डरी है, सहमी है कि आने वाले वक्त में नंबर और कम ना हो जाएं। जो बात तो कह रहे थे ना अखिलेश जी कि भाई लोग अब एक दूसरे को सलाम नहीं करते, नंबर कम हो गए। दिल्ली वाले लखनऊ को कच्चा दे रहे हैं, लखनऊ वाले दिल्ली को कच्चा दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जो अखिलेश जी कहते नजर आए, बिल्कुल दे रहे हैं। अरे सर हो ठीक है सर। सवाल इस बात का है, आज भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर है पूरी तरह सर। आप बिलबिलाई हुई है। अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया है, उनको काम सौंप दिया है, गालियां दो, उनको काम सौंपा गया है, गालियां दो सदन में, जब ज्यादा गालियां दोगे तब तुमको मंत्री बना देंगे जी। ठीक है, अब सुन लीजिए डॉक्टर परमवीर जी प्लीज। हाँ जी, देखिए जैसे संसद का हाल है वैसा ही कुछ हाल आज हमारी डिबेट का है। यहाँ पर पहली कोशिश जो है वो शूट एंड स्कूट पॉलिसी की होती है कि आरोप दागो और भागो और फिर सुनो मत, ये बात तो वही संसद में किया जा रहा है। देखिए बात क्या हो रही थी, सामाजिक न्याय को तो मजाक बना दिया गया है। देखिए आदमी के व्यवहार और उसकी करनी में फर्क को जो होता है वो धूर्तता होती है, वही दिखाई देता है। मतलब आज से 6 महीना पहले आप सड़कों पर घूम कर पत्रकारों से, राहुल गांधी जी की सभा में एक पत्रकार की पिटाई भी हो गई थी जब वो न्यूज चैनल के मालिक का नाम पूछ रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे। अखिलेश यादव जी गए, आप कह चुके कि हम तो मजाक में पूछते थे। तो अगर आप ये आचार व्यवहार रखें मतलब पब्लिक के डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संसद में नाटक कीजिए, मतलब ये कहा जा रहा है। देखिए सबकी जाति किसकी क्या है सबको पता होता है। अभी बात आई थी कि सर्टिफिकेट सबके पास रहता है, ठीक है वो सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा बुरा वक्तव्य ये आया कि कुछ बुरी जातियां हैं। साहब बुरी जाति कोई नहीं है यहाँ पर केवल जिनको ऑप्शंस नहीं मिले, जिनको आगे बढ़ने का साधन नहीं मिला, पढ़ाई के अवसर नहीं मिले, सिर्फ वहां तक समस्या है, बाकी बुराई किसी में कुछ भी नहीं है। रही बात, देखिए अगर नेताओं के संसद पहुंचने से मेरी जाति का व्यक्ति संसद पहुंच जाएगा और उससे मैं यहाँ बैठकर सोचूं मेरा कुछ भला होने वाला है, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। देखिए जाति के नाम के ऊपर सामाजिक न्याय की लड़ाई करते करते कैसे नेता जो साइकिल पे घूमते थे आज वो अरबों रुपए के हैं। टी संजीव भैया कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे 1970 के लगभग, उन्होंने उनका वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड है ये, उन्होंने कहा था कि आजादी के टाइम पे जो कांग्रेस नेता झोपड़ी में रहते थे आज वो करोड़ों के हैं। ये 70 की बात हो रही है। वही हमने देखा है, मेरी यूट्यूब में से देखा है मैंने कि जो लोग आज से कुछ 30-35 साल पहले साइकिल पर घूमते थे आज वो गाड़ियों हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। तो उनकी जाति के लोग तो आज भी वहीं पर घूम रहे हैं। सब तो हमारी जाति की जनगणना कराइए और हमारा नाम लेकर आप संसद पहुंचेंगे तो उससे नहीं, लेकिन सर इस बात की क्या गारंटी विपक्ष दे सकता है कि जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि इस बात की विपक्ष क्या गारंटी दे सकता है कि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो पुरानी जैसी स्थिति नहीं होगी। नेता पुराने टाइम में आगे चलता था, जनता पीछे भागती थी, अब वो नेता साइकिल से बोलेरो में आ गया, मर्सिडीज में आ गया, जनता अभी भी पीछे पीछे भाग रही है पैदल। तो क्या ये स्थिति बदल जाएगी? नेता कभी गारंटी नहीं देगा। नेता और प्रवक्ता में यही फर्क होता है, नेता सिर्फ बयान देता है, गारंटी किसी चीज की नहीं देता है। ऐसी गारंटी कोई है ही नहीं तो देंगे कहां से वो बात सिर्फ बयान देने के लिए है। यहाँ पर अगर संसद जाने से कुछ भला हो पाता है हमारी जाति के लोगों का या XYZ किसी भी जाति का, तो पूरे समाज का भला नहीं होने वाला, पूरे समाज का भला होने जाने वाला है अगर आप गारंटी देंगे कि उसको शिक्षा बराबर दीजिए, आप उसको अवसर दीजिए, अवसर से ना कोई रह पाए, वंचित रह पाए, कि आपको स्कूल पढ़ने के लिए जाना है, पढ़ने जा पाए आदमी व्यक्ति। ये चीज चाहिए हमें नेता से, सरकार से हमें। बाकी और जाति जनगणना कीजिए, जाति जनगणना कराने की आवश्यकता नहीं है, वो हुई भी होती है और जाति जनगणना कभी नहीं कराएंगे विपक्षी दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी कभी नहीं कराएगी, क्योंकि कारण क्या है, अगर जाति जनगणना कराएंगे तो ऑटोमेटिकली धार्मिक जनगणना भी हो जाएगी। आपको विश्वास होगा, आपको पता ही होगा कि जो मुस्लिम वर्ग भी होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है चुनाव के अंदर, उनके अंदर तमाम जातियां होती हैं। आप वहां की जाति की जनगणना की बात तो कभी करते नहीं, पसमंदा मुसलमान बीजेपी कहती है, बाकी तो हमने सुना नहीं किसी से। और वहां पर भी लगभग बताया जाता है कि 90% पिछड़ा हुआ है, 10% ही अगड़ा है। क्रिश्चियंस पे पूरी जातियां होती हैं, उनकी बात क्यों नहीं करती? आप कभी नहीं कराएंगे, अगर वो कराएंगे तो वहां पर भी आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी, तो वो बहुत मामला वो खिचड़ी बन जाएगी वो चीज। और इसीलिए बीजेपी लगातार बार बार कहती है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर
पर विपक्ष लगातार लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है ताकि जनता के मुद्दों से विपक्ष जो ध्यान भटकाने का जो प्रोपेगेंडा अपना रहा है उसे सचितार्थ कर पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, अन्यथा चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल संसद में लगातार जो तस्वीर है वो रोज बदल रही है। कभी जाति जनगणना के मुद्दे पर जमकर वार पलटवार हो रहा है, तो कभी अग्निवीर के मुद्दे पर वार पलटवार हो रहा है, कभी मणिपुर के मुद्दे पर लगातार संसद में भी वही आग सियासी झुलसती नजर आ रही है, तो कभी नीट के मामलों को लेकर। कुल मिलाकर उम्मीद ये कर सकते कि संसद से लेकर सड़क तक जो लड़ाई चल रही है वो किसी नतीजे पर पहुंचे और उसका फायदा सीधे आम जनता को होता हुआ नजर आए। इसी के साथ हमारी आज की बेहद खास डिबेट ललकार में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी है। नमस्कार।